नमस्कार छात्रगण। हिंदी पेपर 6 में हम एक उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है त्याग पत्र। पिछले लेक्चर में हमने त्याग पत्र की जो संक्षिप्त कथा वस्तु है उसे पढ़ा। अब हम आज एक और प्रश्न पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिस प्रश्न का नाम है उपन्यास तत्वों के आधार पर त्याग पत्र की समीक्षा कीजिए। तो अधिकांशतः आधुनिक विचारकों ने उपन्यास के 6 तत्व माने हैं। हडसन ने लिखा है कि सभी प्रकार की रचना के प्रमुख तत्व कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है। कुछ भारतीय आलोचकों जैसे कि डॉक्टर गुलाब राय आदि ने एक तत्व रस को मानकर उन्होंने रस नाम का एक और तत्व इसमें डाला है, जिससे 7 हो गए हैं। किंतु 6 तत्वों के आधार पर ही किसी उपन्यास की परख आजकल करते हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और उपरोक्त जो हमने अभी जिन 6 तत्वों की बात की उसके आधार पर हम इस त्यागपत्र उपन्यास की समीक्षा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आएगा कथावस्तु। तो त्यागपत्र एकमात्र मृणाल के व्यक्तित्व की कहानी है। उसका आरंभ यौवन की पिपासा से हुआ है और जीवन भर अभुक्त ही रही। उनके माता पिता नहीं है। भाई का स्नेह उनके स्नेह की कमी तो पूरा नहीं कर सका। वह जीवन भर भटकती हुई, घोर यंत्रणाएं झेलती हुई अतृप्ति की ही आहुति बन जाती है। आरंभ में शीला के भाई के साथ उसका प्रेम हुआ है। प्रमोद उसके भाई का लड़का है, किंतु वे समवयस्क है, यानी एक जितनी उम्र वाले हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं रूप और प्यार के जाल में कसते जाते हैं। जैनेन्द्र जी बाल मनोविज्ञान के एक अच्छे ज्ञाता सिद्ध हुए हैं। प्रमोद की वासना का वर्जन और मृणाल का आकर्षण कुछ इस संयत ढंग से किया है कि अचानक ही तीर की तरह नहीं बैठ पाता। प्रच्छन्न काम वासना उसके मूल में है। इस प्रकार चटकते हुए प्राचीन नैतिक मूल्य आज के संदर्भ में कितने छिछले आवरणों में लिपट गए हैं, यह निम्न पंक्तियों से प्रकट होता है। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है। जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। यानी कि विधाता जब किसी को रूप देता है, स्वरूपवान बनाता है, तो उससे उस रूप की कीमत भी वसूल करता है। और भी उस रोज रात को वह मुझे बहुत देर तक अपने से चिपटाए रही और पूछने लगी कि प्रमोद, तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उसकी छाती के घुसेले में दुबका लिया। यह प्रच्छन्न वासना समाप्त होती है प्रमोद के त्याग पत्र से, यानी उसके इस्तीफे से। जजी के त्याग पत्र से जगह जगह बीच में मृणाल द्वारा पति से समझौते का प्रयत्न, निकृष्ट कोयले वाले के साथ भागना, वैश्याओं के बीच रहना उसकी कुंठित वासना का ही प्रारूप है। जीवन में जिसको प्यार किया उसे न पा सकी तो भीषण से भीषण दुख दर्द भी मृणाल ने सभी को नकारा। उसकी व्यथा आधुनिक युवक युवतियों की व्यथा बन गई है। जैनेन्द्र ने इसी आत्मपीड़न में आत्म सुख को अंगीकार किया है। सचमुच जो शास्त्र से नहीं मिलता वह ज्ञान आत्मव्यथा से मिल जाता है। इस प्रकार आत्मकथा शैली में लिखी गई कथावस्तु अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और भावनाप्रद है। मनोविश्लेषण के द्वारा जगह मर्यादाओं को तोड़ा गया है और नए विचारों, नई मान्यता को जोड़ा गया है। सर एम दयाल का त्यागपत्र और उस पर हस्ताक्षर करना मानो जैनेन्द्र का विधि निषेध पर हस्ताक्षर करना है। सर्वत्र कथानक में प्रमोद मृणाल
कोयले वाला बनिया, घिनौनी बस्तियां जो चित्रित किए हैं वे स्पष्टतया प्रच्छन्न रूप से फ्रायड के काम से प्रभावित है। सर्वत्र ही कथानक में रोचकता है। दूसरा जो समीक्षा का हमारा मुद्दा है, उपन्यास का दूसरा तत्व है, वो है पात्र और चरित्र चित्रण। तो जैनेंद्र जी ने प्रस्तुत उपन्यास में प्रमोद और मृणाल का चरित्र स्पष्ट रूप से उभारा है। मृणाल जीवन भर अतृप्त वासना की आग में जुलपती लगती रही और उसका दायरा संकुचन के क्षेत्र से विस्तृत हो गया। वह बचपन से ही चंचल है, वह रूपवान और गुणवान है। मास्टर जी का एक आंख से उसकी ओर देखना, उसको अपनी सहेली शीला का हाथ दबा देना, ये प्रारंभिक बातें हैं। प्रमोद को अपनी छाती से चिपका कर आकाश में उड़ती चीलें और पतंगे देखना उसकी कैशोर्य अवस्था है, यानी किशोरावस्था है। माँ के द्वारा बेतों की मार खाना और स्वाभाविक रूप से गंभीर हो जाना उसके उन्माद के क्षण है। शादी के बाद पति से त्यक्त होना, यानी उसका त्याग कर देना, कोयले वाले के साथ भागना, यौवन की वाचालता है ये सब। डॉक्टर के बच्चों को पढ़ाना, उच्चकों और निम्न श्रेणी के लोगों में रहना, उसके हित और सेवा में जीवन होम देना यौवन की गरिमा के क्षण है। आबाल वृद्ध उसकी तरुणाई गंगा जल की तरह पवित्र बनी रही। पुरानी नैतिकता में नहीं, उसकी भाषा में जो अवसाद के कारण है वो कुछ इस प्रकार है कि जिसको तन दिया है उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद वह अनिवार्य हो, पर लेना कैसे? दान स्त्री का धर्म है। इस प्रकार जैनेंद्र जी ने मृणाल के चरित्र को ऊपरी सतह से नहीं देखा, बल्कि पात्र को मुक्त वातावरण में मार्ग प्रशस्त करने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने हृदय और बुद्धि के मध्य संघर्ष दिखाया है। पात्रों की उपेक्षा, कटु व्यवहार की तीखी प्रतिक्रिया, शरीर समर्पण, सभी में लेखक का हम विश्लेषक रूप देखते हैं। प्रमोद अपनी बुआ के लिए बचपन से ही आलिंगन का भूखा रहा। उसके जीवन की प्रत्येक घटना पर मृणाल छाई हुई है। लेखक ने उसी के शब्दों में कहलवाया है कि बुआ का तब का रूप सोचता हूं तो दंग रह जाता हूं। ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है। यही नहीं, मृणाल की प्रतिदान सूचक ध्वनि सर्वत्र ही उपन्यास में ध्वनित हो रही है। यथा छत पर मृणाल लेटी हुई है और प्रमोद पहुंच गया हो। अरे प्रमोद, तू कहाँ था? यहीं था। क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता भी नहीं? मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर बैठ जाता। वह शनई ही यानी धीरे धीरे मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती। जैनेंद्र जी की लेखनी में नारी पात्रों के प्रति अपार सहानुभूति रही है। फिर भी कैरियरिस्ट में के रूप में देखने के लिए वे उत्साहशील नहीं रहे। मृणाल के प्रति हृदय करुणा से भर उठता है। जैनेंद्र जी के चरित्र चित्रण की यह विशेषता रही है। शरद चंद्र के श्रीकांत, चरित्रहीन और गृहदाह के नारी पात्रों की कोमलता मानो मृणाल में साकार हो गई है। वे मनोविश्लेषण करते हुए रूढ़ियां तो तोड़ते हैं, किंतु निराशावादी हो जाते हैं। अपने पति के घर द्वार से त्यक्त होकर जो मृणाल कोयले वाले के साथ चली आई है, उसी के शब्दों में पति धर्म पर कैसा करारा व्यंग्य कसा है। देखिए, फिर जिनको साथ लेकर पति को छोड़ आई हूँ, उसको मैं छोड़ दूं? उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं त्यागा। उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर भी सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने का अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गई।
किसके सहारे में उस मृत्यु के अधर्म से बची? जिसके सहारे में बची उन्हीं को छोड़ देने को मुझसे कहते हो? मैं नहीं छोड़ सकती। पापिन हो सकती हूँ, पर उसके ऊपर क्या अकृतज्ञ भी बनूं? ये मुझसे नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ वार्तालाप हमने देखे। तो उपन्यास के तत्व में हमने पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में अब तक चर्चा की। अब तीसरा जो इसका मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो है कथोपकथन या संवाद। तो त्यागपत्र के कथोपकथन है वो पात्रानुकूल एवं कथावस्तु को तीव्र करने वाले हैं। संवाद चुस्त, सुंदर और छोटे हैं। जहां भावों का विश्लेषण किया है वहां बौद्धिकता के कारण कथोपकथन लंबे और नीरस से हो जाते हैं। उस समय भी दार्शनिकता की छाप देखते ही बनती है। कथोपकथन के द्वारा ही पात्र गतिशील होते हैं तथा उपन्यास में नाटकीयता का गुण आता है। इस दृष्टिकोण से भी त्यागपत्र के वाक्यों में चुटीलापन देखा जा सकता है और उनमें भी कलात्मक अभिव्यक्ति की छाप मनोमुक्त कर देती है। जैसे कि थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी कि बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, चली जाओ। मैं क्या जवाब देता? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा जाने दे इस बात को, यह बता मैं चली गई तो मुझे याद करेगा? उस समय मैंने क्या कहा? बुआ मैं तुम्हें पीछे बहुत याद करता था। मर जाओ तो भी याद करेगा? मैं तब समझदार था, कहा ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छा एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगी तो तू आएगा? फौरन आऊंगा। कैसी भी हालत में हुई तो आएगा? हाँ आऊंगा। अतः कथोपकथन संक्षिप्त और चुस्त, अनुकूल और उपयुक्त, स्पष्ट और सउद्देश्य, मनोवैज्ञानिक और चुटकीले तथा कलात्मक के गुण से मिश्रित है। अंत में एक और संवाद में इस गुणों को देखा जा सकता है। और एक संवाद सुनिए आप। आंखों की स्निग्धता विशिष्टता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह एक हरी और वशीभूत, मानो अपने भाग्य से गहरा सौहार्द है। अनबन किसी भी प्रकार की नहीं है। जो जेला है सब पी गई है, सबका रस बन गया है, खार कोई नहीं है। तो मैं ही बोला, मैंने कहा, मैं वहां गया था। धीमे से बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। अस्पताल में भी गया था, तुमने मुझे नहीं लिखा। क्या लिखती? अच्छा मुन्नी कहाँ है? मर गई। मर गई? कब मर गई? 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से मरी। तो ये है इसके संवाद। उसका जो चौथा मुद्दा है यहाँ पर वो है देश काल। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि उपन्यास के देश और काल से हमारा तात्पर्य उसमें वर्णित आचार विचार, रहन सहन और परिस्थिति आदि से है। तो यहाँ पर जो उपन्यास प्रस्तुत है त्यागपत्र, उसमें जैनेन्द्र जी ने अंतर्जगत और बहिर्जगत दोनों ही प्रकार का वातावरण और इसमें मृणाल के असह्य दुखों से प्राप्त दर दर भटकते दिखाई दिया है। गंदी बस्तियां, नीच लोग सभी बाह्य वातावरण में आते हैं। जैसे अगर कहीं भीतर, बहुत भीतर मज्जा तक में छिपा विकार का कीटाणु है तो यहाँ वह ऊपर आ रहेगा। यहाँ छल असंभव है, जो छल की शिष्ट समाज में जरूरत है। यहाँ तहजीब की मांग नहीं है, सभ्यता की आशा नहीं है। बेहयाई जितनी उघड़ी सामने आए उतनी ही रसीली बनती है। आंतरिक वातावरण आज के देशकाल के अनुसार या युगानुरूप है। आज व्यक्तिवादी समाज है, आज समाज की इकाई का महत्व ही सर्वोपरि है। अतः व्यक्ति की अपनी विचार परिधि आज के संदर्भ में
इतनी विवृत श्रृंखला है कि नाना विकार अनजाने ही जाग उठते हैं। विचारक उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास में आंतरिक वातावरण प्रस्तुत करते हुए उसे तर्क की कसौटी पर कसा है, दर्शन का एक पूट दिया है उसे। जैसे कि मन में एक गांठ सी पड़ती थी, वह न खुलती थी न घुलती थी, बल्कि कुछ करो वह उलझती और कसती ही जाती थी। जो होता था, जो कुछ होना चाहिए था, कुछ करना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं क्यों सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है। सारा चक्कर यह ऊट पटांग है, इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। सेक्स, प्रेम, साहचर्य आधुनिक वातावरण में खूब पनप रहा है। स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद के उपन्यासकारों में इसका स्पर्श न किया होता। भले कैसे। जैनेन्द्र जी ने इस पर बड़ी अनूठी व्याख्या की है कि नर नारी द्वैत कैसे निर्मित हुआ। वह कहता है कि समग्र में अहम चेतनाओं के यथक होते ही उनमें पर के सानिध्य की चाह उत्पन्न हुई। पर यानी दूसरा, यानी विजातीय व्यक्ति। इस चाह के दो रूप हो गए। एक ने चाहा वह मुझ में हो, वह अहम स्त्रीत्व प्रधान हो गया। दूसरे ने चाहा मैं उसमें हूं, यह अहम पुरुषत्व युक्त हुआ। इस प्रकार एक ही अहम के दो रूप या अर्धनारीश्वर की पौराणिक कल्पना लेकर वे चले हैं। परंपरावादी पारिवारिक बंधनों को तोड़कर उनकी लेखनी ने गति प्रवाहित की है। यथा प्रमोद अपनी बुआ में अनुरक्त है और वह बुआ यानी मृणाल भी प्रच्छन्न वासना से ढकी है। समाज में जाने कितने प्रमोद और मृणाल इस अभुक्त पिपासा के शिकार हो जाते हैं। यही जैनेन्द्र का मनोविश्लेषण बाह्य जगत की ओर झांकने का संकेत कर रहा है। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पर देश काल का वर्णन किया जा सकता है। पांचवा जो मुद्दा है वो है भाषा शैली। भाषा भावों को वहन करने वाली होती है। भाव अंतर जगत की प्रतीति कराते हैं और अंतर जगत सत्य की प्रतीति कराता है। सच्चा साहित्य वही है जो सत्य का उद्घाटन करे और सच्चा साहित्यकार वही है जो सत्य के अनुसंधान में रत हो। स्वयं जैनेन्द्र जी के विचार इस विषय में दृष्टव्य है। अंतिम सत्य का जितना मार्मिक उद्घाटन जिस रचना द्वारा मुझे मिला, उतना ही अधिक मैं उसके प्रति कृतज्ञ होता हूँ। ये जैनेन्द्र जी के विचार है। जैनेन्द्र के प्रस्तुत उपन्यास में भावुकता और काव्यात्मकता है। भाषा खड़ी बोली है। सभी प्रकार के शब्दों को इन्होंने यहाँ पर प्रश्रय दिया है, अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि सभी प्रकार के शब्दों वाले वाक्य यहाँ पर देखे जा सकते हैं। भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन शक्तियों का प्रयोग किया गया है। वाक्य छोटे हैं किंतु भाव विश्लेषण करते समय कहीं कहीं बड़े हो गए हैं। आत्मकथात्मक शैली को अपनाया गया है। इसमें पूर्वदीप्त शैली यानी फ्लैशबैक यानी पीछे के जीवन का वर्णन करना, ये भी देखा जा सकता है, जिसमें प्रमोद अपनी विगत की स्मृतियों को उपस्थित करता है। प्रसाद, माधुर्य और करुणा भरी भाषा का एक उदाहरण आप यहाँ पर देखिए कि बुआ ने कहा, झूठ तो भाई आज यह है कि मैं तेरी कोई भी हूं। बता मैं आज तेरी क्या हूं। कभी यह सच था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को मैंने अपने हाथों से तोड़ ताड़ कर धूल में पटक दिया है। धूल में से उठाकर उसी के निर्जीव छूछे पिंजर को तू हठपूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है। यही झूठ है। मैं कहती हूँ प्रमोद, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़। जा जा, अब यहाँ मत ठहर। देर तक यहाँ रहेगा तो ठीक न होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ भाषा शैली का उपयोग किया गया है। अंतिम आखिरी जो तत्व है यहाँ पर वो है विचार और उद्देश्य।
तो जैनेन्द्र जी स्पष्ट और स्वच्छ व्यवहार के पक्षपाती है। मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करना उनकी प्रवृत्ति रही है। त्यागपत्र में बाल मनोविज्ञान का चित्रण सुंदर शब्दों में प्रदीप्त किया है। यह कृति हिंदी साहित्य में इसी संदर्भ में एक बहुमूल्य कृति मानी जा सकती है। मृणाल का प्रमोद आकर्षण और प्रमोद का मृणाल आकर्षण एक द्विमुखी आकर्षण का जीवन प्रस्तुत करता है, जो मूल प्रवृत्ति प्रच्छन्न काम की अवहेलना नहीं कर सके। इन्हीं कुंठाओं का चित्रण करना जैनेन्द्र जी का प्रमुख उद्देश्य है। प्यार के इस इंद्रधनुष का सतरंगी रूप प्रस्तुत करते समय वे नारी की करुणा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मृणाल दुश्चरित होकर भी दुश्चरित नहीं। यहाँ दर्शन शास्त्र लिख से कितना आगे पीछे चला गया है, यह यहाँ आप ही देख लें। जिसको तन दिया है उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद यह अनिवार्य हो, पर लेना कैसे? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और क्या धर्म है? उससे मन मांगा जाएगा, तन भी मांगा जाएगा। सती का आदर्श और क्या है? पर उसकी बिक्री उसकी बिक्री यानी उसे बेचना यह न होगा। तो उपन्यास के प्रथम वाक्य से ही यह आभास होता है कि लेखक प्राचीन रूढ़ियों के बंधन मुक्त हुआ खुले वातावरण में सांस लेना चाहते हैं। यथा प्रमोद कहता है, ये प्रमोद के शब्द है कि नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। इस व्यक्ति प्रमोद का आधारभूत मृणालवाद है। यद्यपि उसका त्यागपत्र देना भावुकता से दूर नहीं, तथापि वह व्यक्ति और प्रमोद के व्यक्ति सत्य के मृणालवाद की मौन प्रतिक्रिया भी है।